नमस्कार दोस्तों। महंगाई से देश त्रस्त हो रहा है। बेरोजगारी हमें बर्बादी की दिशा में ले जा रही है। जो बेरोजगार लोग हैं, युवा हैं, वो तमाम जगह जाकर के अपराध कर रहे हैं, तमाम तरह की अराजक घटनाएं कर रहे हैं। जिस तरीके से भूखमरी है, हमारे यहाँ लोग कुपोषण का शिकार हैं, सारी बर्बादी सामने खड़ी है। और उसके बाद में भ्रष्टाचार चरम पर है। देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले पिछले 8 सालों के दौरान हो गए और इसके बाद सब कुछ चंगा सी। तो वाह मोदी जी वाह, यही हो रहा है। आज नतीजा ये है कि सब बर्बाद है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद नरेंद्र मोदी की सरकार के आंकड़े कहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर जो है तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मंत्री कहते हैं और तमाम सारी वास्तविक सच्चाइयां और डाटा कहते हैं। मैं शुरुआत करूंगा कि जिस तरीके से चीजें हो रही, इनको छिपाने के लिए किस तरह से सांप्रदायिक नफरत घोली जा रही है, किस तरीके से नफरती बातें की जा रही, नफरती घटनाएं होने लगती हैं और अचानक ही लगता है आज ये मंदिर ढहा दिया जाएगा, आज ये मस्जिद ढहा दी जाएगी, आज पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन और अंततः कुछ हिंदू मार दिए जाते हैं, कुछ कहीं और मार दिए जाते हैं और उसके बाद में सरकार का ढिंढोरा पिटने लगता है और एक वर्ग समुदाय अपने हिसाब से अलापने लगता है, राग अलापने लगता है। यह स्थिति है। आज पिछले 3 दिनों से मानसून सत्र चल रहा है। 3 दिनों से भारत की संसद काम नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, सरकार की नीतियां दोषी हैं, जिन नीतियों के कारण बच्चा यदि पेट में आता है तो उस पर टैक्स लगता है, वो मां के गर्भ से बाहर निकलता है तब टैक्स लगता है, वो अस्पताल में दवाएं खाता है तो टैक्स लगता है, वो खाना खाता है, पोषण की चीजें खाता है तो टैक्स देता है, वो पढ़ने जाता है तो टैक्स देता है, वो जिस वाहन से जाता है, जिस चीज से जाता है उस पर टैक्स देता है, वो हवा पर भी टैक्स देता है, वो पानी पर भी टैक्स देता है, वो जब रोटी खाता है तो थाली पर भी टैक्स देता है और वो जब बाहर कहीं यात्रा कर रहा होता है तो भी टैक्स दे रहा होता है, वो तेल जलाने जाता है तो भी टैक्स देता है और जब अपने कारोबार को कर रहा होता है तो भी टैक्स देता है और उसके बाद में जो कमाई होती है उस पर टैक्स देता है और उसके बाद जब वो बुढ़ा हो जाता है, अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर काटता है तब टैक्स देता है और जब वो मर जाता है तो मरने के बाद शमशान में भी टैक्स देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी के अधीन जीएसटी काउंसिल ने जो जिन जिन चीजों पर जीएसटी लगाया है उसके कारण ये स्थिति है। आपके तन का कपड़ा हो तो टैक्स पर है, आपके अंदर जो भी कुछ है वो टैक्स पर है और इन टैक्सेस के बाद, इतने भारी टैक्स देने के बाद आपकी दशा क्या है कि आप कर्जदार पैदा हुए थे, कर्जदार मर जाएंगे, क्योंकि इस देश की सरकार ने, मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने 140 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और ये नरेंद्र मोदी सरकार का कर्ज। इसके बाद राज्यों के अपने कर्ज, तो राज्यों के कर्ज और वो मिला लेंगे तो आप अकंट कर्ज में डूबे हैं और देश का कर्ज 95% हो गया है जीडीपी का। तो आप समझिए कि आप इस स्थिति में आ गए हैं और ये ऐसा नहीं है कि बड़े लंबे समय से आ रहा है। 2014 में यही केंद्र सरकार पर जो कर्ज था वो 54,000 करोड़ रुपए का था, 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो 1947 से लेकर के 2014 तक लिए गए कर्ज का था और 2014 के बाद में जो कर्ज लिया गया उसके बाद में अब आपके ऊपर 140 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इस कर्ज की जो ब्याज की अदायगी है वो करने में ही भारत सरकार की कमर टूटी जा रही है, राज्यों की कमर टूटी जा रही है। उसके बावजूद राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो,
तमाम सारे ऐसे ड्रामे कर रहे हैं जिनसे अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। और जब ये बर्बाद होती है, सब कुछ होता है, तो आपको लगता है कि अरे सरकार का है। सरकार का नहीं, सरकार सब कुछ आपसे लेती है। आप बर्बादी भी करते हैं तो आप ही की जेब से जाता है। किसी की जेब से 10 रुपया जाता है और किसी की जेब से लाख रुपया जाता है और किसी की जेब से 1 करोड़ जाता है और किसी की जेब से 1 अरब जाता है, लेकिन जाता सबसे, चाहे वो भिखारी हो और चाहे वो देश का सबसे बड़ा अमीर जो मोदी का खास मित्र है गौतम अदानी। तो आप और इसी पूरे कारण से आपसे जो टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स के कारण आपकी बहुत बुरी स्थिति है और देश अजीब सी एक जो कहेंगे राजशाही, तानाशाही, भर्राशाही, कुछ भी कह लीजिए, उसमें चल रहा है। संसद चल रही है लेकिन सरकार के पास भयानक महंगाई का कोई माकूल जवाब नहीं है, लिहाजा संसद अपना काम नहीं कर पा रही है पिछले 3 दिन से, और आगे भी कर पाएगी पता नहीं। 3 दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी विरोधी दलों के साथ में इसको लेकर के पूरा प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। ये संसद के सदन के भीतर और सदन के बाहर, और वो देश के सभी राज्यों में उसकी इकाइयां जो हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं कि ये जिस तरह से मनमाना जीएसटी लागू किया गया है, लोगों की रोटी छीनने की कोशिश की गई है, लोगों का खान-पान छीनने की कोशिश की गई है, इसे रोकिए। और स्थिति है, जो लोग कांग्रेस पार्टी को, यूपीए की सरकार को उस समय गाली दिया करते थे, खुद नरेंद्र मोदी क्या कहते थे वो आप समझिए। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है। और वो कहते थे कि किस तरीके से कि महंगाई आती है, ये सारी चीजें आती है, उनके मंत्री कहते थे, दूसरे लोग कहते थे, जब गाली देते थे। तो आज स्थिति क्या है? आज उससे भयावह स्थिति है। तब तो एक सामान्य सा टैक्स लगता था, आज स्थिति है कि टैक्स के नाम पर आपको लूटा जा रहा है। और इस लूट के बाद ऐसा नहीं कि देश कोई धनवान हो रहा हो, बलवान हो रहा हो, कोई मजबूत हो रहा हो, आर्थिक शक्ति बन रहा हो। देश बर्बादी में जा रहा है और देश को कर्ज के बूते 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात होती है, क्योंकि इतना कर्ज हो जाएगा कि अपने आप ट्रिलियंस में वो हो जाएगी आपकी जीडीपी। तो आप ये समझिए, वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार के दौरान आटा दाल पर जो वैट की सूची थी उसको लेकर के कितना ढोल पीटा था। आप सोचिए, सत्ता में बैठे थे, जो आज स्मृति ईरानी ये सिलेंडर लेके बैठती थी, 410 रुपए का सिलेंडर था, आज करीब करीब 1100 रुपए का होने जा रहा है। तो ये स्थिति है। और सरकार को दोबारा आर्थिक गुलामी के दौर में लाने की जहामत जो है उठाने की स्थिति में आ गई है, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत में जो हालत थी, आज आपको वहां ला करके खड़ा कर दिया है। आपसे लूटा जाएगा, आपसे छीना जाएगा, आपका सब ले लिया जाएगा और आपको ही महंगी चीज दी जाएगी। साफ है कि भारत सरकार कंगाल हो चुकी है और पिछले 7 साल में उसने 12 लाख करोड़ रुपया, 8 साल में उसने 12 लाख करोड़ रुपया का जो कारपोरेट का कर्ज है वो माफ कर दिया है। आपके लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए वो टैक्स पर टैक्स लगाती जा रही है। दूसरी तरफ बैंकों से जो कर्ज उठाया हुआ था, सरकारी बैंकों से,
इन कारपोरेट घरानों ने, जो मोदी के चहेते घराने हैं, उनका 12 लाख करोड़ रुपया टैक्स जो कर्ज था वो माफ कर दिया गया। 12 लाख करोड़ आप गिनती में नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि आपके लिए 1000 रुपया भी बड़ी चीज है, आपके लिए 10,000 भी बड़ी चीज है, आपके लिए लाख बड़ी चीज है, आपके लिए करोड़ तो सोचने की बात नहीं होती है। तो यह स्थिति है, तो आप समझिए। तो ये जब हालत होगी तो सरकार क्या करेगी? अपनी तिजोरी भरने के लिए जीएसटी की मनमानी आप पे थोपेगी, और वही हुआ। भारत के इतिहास में तमाम चीजों पे टैक्स लग गया जिन पर कभी नहीं लगता था। गांधी जी कहते थे हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और घर की अख्तियार होती है, जरूरत होती है, उसका हक होता है, इसलिए इन पर टैक्स नहीं होना चाहिए। इसीलिए खाने पीने पे, कपड़ों पे, और जो साधारण कपड़े थे, ब्रांडेड नहीं थे, और उसके अलावा घर आप जब बनवाते थे तो आपको बड़ी सारी छूट मिलती थी और बड़ी चीजें। अब सारी चीजें खत्म हो गई, उल्टा टैक्स थोप दिए गए। अब तो आपके घर में कोई आप किराएदार रख करके अपने घर का बजट चलाना चाहेंगे तो उस पर भी टैक्स पड़ेगा। तो ये आप जान लीजिए, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो जब सरकार कंगाल हो चुकी हो तो यही होता है। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास है। मामला अदानी अंबानी से जुड़ा है, लेकिन जवाब कोई क्या कहेगा। सिर्फ जीएसटी से सरकार टिकी रहेगी, 1.46 लाख करोड़ से भी ज्यादा टैक्स आएगा। मतलब आप समझिए, क्योंकि गरीब मध्यम वर्ग के रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी हर चीज पर अब जीएसटी है। लेकिन 1 जुलाई 2017 को जिस आर्थिक आजादी के ऐलान किया गया था जीएसटी लगाते समय, उसमें कफन के कपड़े और दफन की प्रक्रिया भी अब टैक्स में लगेगा। यह कभी किसी ने नहीं सोचा था। तो आप समझिए, देश ने कभी नहीं सोचा था कि जीएसटी का चाबुक इतना तगड़ा है कि चावल के दाम 35% बढ़ जाएंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो पैकेज ब्रांडेड अनाज लेते थे, अब वो खुला अनाज लेने को भी मजबूर होंगे, और वो भी यदि वो पैक करके देता होगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो आप समझिए, यानी पहले से बेहाल एफएमसीजी पर एक और चाबुक पड़ने वाली है। दिल्ली में मिलने वाले जीएसटी और महाराष्ट्र में जीएसटी से होने वाली आय 4 गुना का अंतर है। बिहार से लेकर 6 आधा दर्जन जो गरीब राज्यों की जीएसटी का संकलन है, अकेले महाराष्ट्र से निकलता है, जहां बागियों की सरकार है। आप समझिए, इस कंगाली भरे दौर में जब अंग्रेज जीवी जो है सरकार, उन्हीं के तबके जजिया कर वसूल रहे हो, आपको पता होना चाहिए। अब आप धार्मिक वो करेंगे तो भी आपको पैसा लगेगा। अब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे, मुफ्त में दर्शन करते थे, आराम से करते थे, किसी से कह देते थे तो हो जाते थे। अब उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह छोटा सा कोई कर हो। आज यहां पर आपसे इतनी बड़ी फीस के रूप में लिया जाएगा कि जो 1000 रुपए के आसपास हो। तो आप समझ लीजिए कि यह स्थिति है। इसी क्रम में मध्यम वर्ग के आंगन में मुफलसी का सन्नाटा अब छा गया है। स्कूल की कॉपी हो, फीस हो, जो किताब हो, पेंशन हो, शार्पनर हो, बस का किराया हो, सब महंगे हो गए, क्योंकि सब पर टैक्स लग गया है। मतलब स्कूल की फीस पर भी आप टैक्स देते हैं। इसी बीच रुपया हमारा 80 रुपए के पार कर गया है, और तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ रहा है, और जीएसटी उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है। बैंकों के बेचने की तैयारी हो गई है, और सारी बैंकें बेचने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट बना लिया है। आज जो विदेश मंत्री श्रीलंका पर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने उस पर जो कहा कि कौन कहेगा, तो उन्होंने कहा कि वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कब तक जारी रहे। तो आप समझिए, किसने कहा है? कोई नहीं पूछा है कि आपने क्यों किया था, आपने ही तो काटा था। सबके अपने एजेंडे हैं। अब आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगने पड़ा है, वाटर टैक्स भी बढ़ गए हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गए हैं। कौन सा ऐसा है जो बताइए आप पर नहीं हुआ है? जो दवा आपको 1 रुपए की मिलती थी, आज वो 4 रुपए की मिलती है, सिर्फ 3-4 साल के अंतर में। कोई नहीं पूछ रहा है, सबके अपने एजेंडे हैं। भरपेट लोगों में से व्हाट्सएप ज्ञान मिल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल महंगाई और बेरोजगारी और उन सब चीजों पर लड़ने की बजाय वो अपने सांसदों को कहते हैं इसके लिए प्रदर्शन कीजिए कि आखिर केजरीवाल को सिंगापुर घूमने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही, और सिंगापुर घूमने के लिए वो परेशान है। उसके लिए वो प्रधानमंत्री से सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरी तरीके से अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही। तो उसके लिए उनके सांसद प्रदर्शन करते हैं उसी गांधी प्रतिमा पर, जहां कांग्रेस पार्टी और उसके साथी विरोधी दल प्रदर्शन करते हैं कि देश के लोगों को महंगाई से बचाइए, देश के लोगों को बेरोजगारी से बचाइए, देश के लोगों को इस अग्निपथ योजना के नाम पर जो हो रहा खेल है उससे बचाइए। तो ये अंतर, क्या आप राजनीति किसके लिए कर रहे हैं, क्या देश के लिए कर रहे हैं? चीन ने, आज की खबर है कि चीन ने हमारे यहां 900 जो टोटल 9 किलोमीटर के आसपास कब्जा कर लिया है, और वहां पर गांव जो बसाए हैं उनमें और आगे बढ़ गए। तो यह स्थिति है। इसके बाद में आप देखेंगे लगातार कर्ज आ रहा है, दूसरी चीज आ रही है, उसकी मियाद पूरी हो रही है, और जो है करीब 300 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार 2 महीने का आयात का जो बिल भरने के काबिल भी नहीं रह गया है। आप समझ लीजिए। तो अभी आने वाले वक्त में कितनी और भयावह स्थिति होने जा रही है, इस बात को आपको समझना होगा। और इसी बीच क्या होता है, उत्तर प्रदेश में मंत्री दिनेश खटे चिट्ठी लिखते हैं अमित शाह को, गृह मंत्री को। हालांकि गृह मंत्री को क्यों लिखते हैं समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ। बहरहाल वो चिट्ठी लिखते हैं कि साहब मुझे मंत्री नहीं रहना है, क्योंकि मेरे विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग सब पैसे लेकर के किए जा रहे हैं, और जब हम पूछते हैं अफसरों से तो अफसर कोई जवाब नहीं देते हैं। कोई मिस्टर गर्ग हैं उनके प्रमुख सचिव, वो उस पर जवाब नहीं देते हैं, और उन्होंने कहा नमामि गंगे के नाम पर भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, जो प्रधानमंत्री की योजना है, और इसमें भ्रष्टाचार करके किस तरीके से पूरा वो हो रहा है। और मैं दलित हूं इसलिए जो है जितने वो है अफसर, वो मेरी किसी भी न चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं, ना फोन का जवाब दे रहे हैं, ना कोई और चीज का जवाब दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे मंत्री रहने का फायदा क्या? इन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया। इसके पहले जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से उनके स्वास्थ्य विभाग में भयंकर ट्रांसफर हुए, और ट्रांसफर में उन्हें पता ही नहीं किसको कहां भेज दिया गया। जहां पर विशेषज्ञों की जरूरत थी वहां विशेषज्ञ नहीं है, और जहां नहीं थी वहां पर भेज दिए गए। और इस तरह से किया गया कि जिसके बाद उत्तर प्रदेश की जो चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो और चरमरा गई। तो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही। और ये नहीं है, इसके अलावा एक और मंत्री है जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस में ब्राह्मणवाद का चेहरा उठाया घूमा करते थे, तो जतिन प्रसाद, उनका भी अब शिकायत आ गई है। उनका भी कहना है कि उनके विभाग में इस तरह से हो रहा है, मनमानी हो रही है, उनके ओएसडी को जबरदस्ती वो कर दिया गया है, और इस तरीके से करके उन्हें फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है जानबूझ के कि जिससे कि उनके जो अफसर हैं वो मनमानी कर सकें, और अफसरशाही चला रही है, पूरी सरकार चला रही है। उन्होंने भी इसको लेकर चिट्ठी लिखी। तो आप समझिए, आपको याद होगा कोविड के दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री थे जो है गंगवार, और जो बरेली से आते थे, और उन्होंने मंत्री रहते हुए चिट्ठी लिखी थी कि किस तरह लोग मर रहे हैं और क्या हालत हो रही है, और उसके बाद कोई कुछ करने वाला नहीं, व्यवस्था करने वाला नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर है, खरीद चरम पर है, और ये हो रहा है। और इसके बाद में आपको याद होगा कि एक विधायक थे फिरोजाबाद में टुंडला के, और उनकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो हॉस्पिटल और पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए वो उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ा था, रोना पड़ा था। इन सब स्थितियों को आपको समझना होगा। तो देश इस स्थिति में जा रहा हो, ऐसी स्थिति में सरकार मौन साधे, और जो लोग तमाम सारे तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ टिप्पणियां किया करते थे, आज वही हो रहा है। आज दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। वो कहां है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जहां पर वहां हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, तो कौन बाकी है? ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना ब्राह्मण सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना दूसरे समाज सुरक्षित है। समाज में वैमनस्यता है, और लुलू माल में रोज पंगे हो रहे हैं। कि उन्होंने कह दिया कि ये जिहादियों का मॉल है, जिहाद करने के लिए बनाया गया है। अयोध्या से आए परमहंस बाबा हमारे साथ मौजूद है।
यार ये तो यहाँ पॉडलेस होना चाहिए। अयोध्या से आए परमहंस बाबा हमारे साथ मौजूद है। किसी ने नमाज पढ़ ली, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ ली, जबकि जो वो उसके मालिक हैं वो यूएई के नागरिक हैं, मूलतः केरल के मूलवासी हैं, और उसके बाद उन्होंने भारत में कि हमारे अपने देश में हम पैसा इन्वेस्ट करें, इस सोच के साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल बनाया, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और इसके बाद में उन्होंने पूरे देश के अंदर 2 दर्जन लुलु मॉल बनाने का वो किया और होटल्स बनाने का किया, जिसमें कि कम से कम आप ये मान के चलिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे थे। लेकिन आज वो भी घबरा रहे हैं कि इस स्थिति में हम करेंगे तो क्या होगा, जहां आज देश के तमाम नागरिक, तकरीबन 4 लाख नागरिक जो है देश छोड़कर चले गए, देश की नागरिकता उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने कहा मुझे भारतीय होने पर गर्व नहीं है। जो हम कहते थे मेरा भारत महान, जो राजीव गांधी के समय में कहा जाता था, आज आदमी कहता है किस बात का महान, हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी हमें सरकार लूटती है, भ्रष्टाचार होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद में हम ही से सारी वसूली होती, परेशान किया जाता है, और जब ये हो तो किस बात का देश महान। इसलिए देश छोड़ने वालों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है, यह बात समझते। इसके साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं, आपसे कहता हूं आज सोचिए, अभी नहीं सोचेंगे तो बर्बादी इतनी वो हो जाएगी कि आपके बच्चे कहां होंगे आपको शर्म आएगी देखकर। इसके साथ चर्चा, जय हिंद।